सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल 2024 की भर्ती के बारे में, जिसमें कुल 3712 पदों पर भर्ती निकाली गई है। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप अपने एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं और कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में आप घर से तैयारी करके इस एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हैं। आप सभी स्क्रीन पे जैसा कि देख रहे होंगे कि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में 147 मार्क्स कैसे यहाँ पे ऑब्टेन किए थे, लेकिन आप 147 मार्क्स को यहाँ पे जज मत करिएगा, क्योंकि ये जो स्कोर है 9 साल पहले का स्कोर मैं बता रहा हूँ। क्योंकि उस टाइम 147 करना भी काफी ठीक ठाक स्कोर हुआ करता था, लेकिन आज के टाइम में 147 स्कोर कुछ नहीं होगा। वो बात आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ, लेकिन इससे आपको बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मिलेंगी, क्योंकि उस टाइम इतने संसाधन नहीं थे तैयारी करने के लिए। आज के टाइम में ऑनलाइन वगैरह बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहां से आप इजीली तैयारी कर सकते हैं। लेकिन जब मैंने एग्जामिनेशन दिया था तो वन एंड ओनली ऑप्शन था कि आप ऑफलाइन क्लासेस जाएं और जाके तैयारी करें। तो उसी के दम पे और मैंने यहाँ पे जो अपनी तैयारी थी वो मेनली जो तैयारी की थी वो घर से की थी और खुद से सेल्फ स्टडी करके इतना स्कोर लिया था। तो आप भी ये सारी चीजें अप्लाई करके अच्छा स्कोर ला सकते हैं और इतना स्कोर कर सकते हैं जिससे कि आप सभी का सिलेक्शन हो जाए। और मेरा किस रीजन की वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाया था वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो अच्छा बुरा दोनों एक्सपीरियंस मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा, क्योंकि बहुत बार हम अच्छे अच्छे एग्जामिनेशन को क्रैक तो कर लेते हैं लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं ले पाते। तो वो भी हमारी बहुत बड़ी कमी रहती है, क्योंकि हम बहुत सारी चीजों को देख नहीं पाते हैं और लैक ऑफ गाइडेंस की वजह से ही हम सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं। आप सभी को पता है कि मैं एज ए कांस्टेबल जॉब कर रहा हूं, लेकिन अगर मुझे पहले से इन चीजों के बारे में नॉलेज होती या अच्छी गाइडेंस मेरे पास होती तो शायद हो सकता है कि मैं एक अच्छी पोस्ट में अच्छे डिपार्टमेंट में जॉब कर रहा होता। तो आगे बढ़ते हैं और सारी चीजें मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा ताकि आप सभी को सारी चीजें क्लियर हो जाएं। और देखिए, जो बंदा बेरोजगार होता है उसके लिए रोजगार ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और जब नहीं होता है तो उसे वो सारी चीजें अच्छे से पता होती हैं। और अपने साथ भी यही सिचुएशन थी कि भले कुछ भी मिले लेकिन रोजगार मिलना चाहिए। तो यही हाल था। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और चीजों को आप सभी को समझाते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली अपडेट के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चीजें भले ही कितनी बदल जाएं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि बिल्कुल कांस्टेंट उसी तरीके से काम करती हैं। तो उसी तरीके से हम आप सभी को समझाने वाले हैं। तो फर्स्ट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप सभी को जो देखना है वो देखना है सिलेबस। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं, आप सभी को पता है 10-12 लाख फॉर्म यहाँ पे अप्लाई होते हैं, उसमें से बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो कि कभी भी अपना सिलेबस ही उठा के नहीं देखते हैं। तो सबसे पहले जरूरत है कि आप सभी को एक बार नोटिफिकेशन पूरा चेक करना चाहिए। उस नोटिफिकेशन में कौन कौन से टॉपिक आप सभी के सिलेबस में शामिल है वो सभी आप सभी को रीड आउट जरूर करने चाहिए। ये सबसे पहला स्टेप होता है किसी भी एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए, कि आप उसके सिलेबस को अच्छी तरह से समझें, हर एक टॉपिक देखें। तो मैं यहाँ पे सेक्शन आप सभी को बता देता हूँ। देखिए, दो पार्ट में आपका डिवाइड होता है, टायर 1 और टायर 2। तो यहाँ पे दो टायर में आपका यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। फर्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट जो आपका टायर एग्जामिनेशन जो होता है, इसमें अगर पेपर 1 देखेंगे, सॉरी, तो यहाँ पे क्या है, सेक्शन 1। तो यहाँ पे पार्ट आप सभी को दे रखे हैं, टोटल आप सभी का 4 पार्ट में ये पेपर डिवाइड है, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज का, जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस। तो हर एक सेक्शन में आपको 25-25 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे और हर एक के लिए 2 नंबर आप सभी को दिए जाएंगे। यानी कि 100 क्वेश्चन का आपका पेपर होगा, जिसके लिए 200 मार्क्स आप सभी को दिए जाएंगे। साथ ही में यहाँ पे 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी, यानी कि हर एक गलत उत्तर के लिए 0.50 अंक आप सभी के, यानी कि आधा अंक आप सभी का काट लिया जाएगा। और ये वाला जो पेपर 1 होता है, टायर 1 आप सभी का केवल टायर 2 के लिए क्वालिफाइंग होता है, यानी कि आपको टायर 2 के लिए क्वालिफाई करवाता है। इसका फाइनल मेरिट में कोई भी आपका सीन नहीं होता है। तो ये चीज आपको अपने दिमाग में पहले ही बिठा लेनी है। अपना जो एग्जामिनेशन था उस टाइम, आपका एग्जामिनेशन अभी ऐसे होता है, पहले जो पेपर होता था अपने टाइम पे 2 घंटे का पेपर होता था, जिसमें हर एक सेक्शन में 50-50 क्वेश्चन आते थे, यानी कि 200 ही क्वेश्चन पूछे जाते थे और 200 ही नंबर दिए जाते थे। उस टाइम ऐसा पेपर हुआ करता था, लेकिन अभी 3-4 साल में बहुत सारी चीजें बदल चुकी हैं और डे बाय डे कॉम्पिटिशन भी आपका बढ़ रहा है। अब यहाँ पे ये चीज आपको क्लियर हो गई। यहाँ पे इसके लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखे जाते हैं, लेकिन मेरिट उससे ऊपर बनती है और उसी के जितने गुना कैंडिडेट को बुलाया जाता है उसके अकॉर्डिंग आपकी मेरिट तैयार होती है। और सेकंड टायर जो आप सभी का होता है टायर 2, उसके लिए आप क्वालिफाई करते हैं। अब यहाँ पे आपको एक चीज देखने के लिए मिलेगी, यहाँ पे जो 4 सब्जेक्ट है ना आप सभी के, इंग्लिश, जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग, मैथ और जीके जीए, तो यही सब्जेक्ट आपको मेंस के लिए भी तैयार करने हैं। यानी कि कुछ ऐसा नहीं है कि आपको अलग से सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे कि भाई आपको प्री के लिए कुछ अलग पढ़ना पड़ रहा है, मेंस के लिए आपको कुछ अलग पढ़ना पड़ रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सेम सब्जेक्ट आप देख सकते हैं कि देखो यहाँ पे आप सभी के सेक्शन बनाए हुए हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपका जो सेक्शन 1 रह रहा है, इसमें मॉड्यूल 1 में आपको मैथमेटिक्स पढ़ना है।
मॉड्यूल 2 में आपको रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस पढ़नी है। सेक्शन 2 में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन आपको पढ़ना है, और मॉड्यूल 2 में आपको जनरल अवेयरनेस, यानी कि चारों सब्जेक्ट आपके सेम है। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन एंड नंबर ऑफ मार्क्स आपके यहाँ पे चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे क्या है, हर एक सेक्शन में आपको, यहाँ पे पहले सेक्शन में आपको 30 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के देखने के लिए मिल जाते हैं, जिसके लिए हर एक के लिए 3 नंबर दिए जाते हैं, तो 180 आपके मैथमेटिक्स और रीजनिंग को मिला के नंबर हो जाते हैं। इसके अलावा फिर यहाँ पे सेक्शन 2 में अगर देखते हैं तो मॉड्यूल 1 में आपका इंग्लिश 40 यहाँ पे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, और यहाँ पे जनरल अवेयरनेस में 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी टोटल 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये वाला सेक्शन भी आपका 180 मार्क्स का हो जाता है। 180 प्लस 180, और यहीं से आपकी फाइनल मेरिट जो लिस्ट होती है वो आपकी बनती है 360 मार्क्स में से। पहले मैं आपको ये सारी चीजें इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। सेक्शन 3 भी आपका आता है, जो कि आपका कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल का होता है। ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसके लिए मिनिमम जो क्राइटेरिया होता है उतने नंबर आपको लेके आने होते हैं, इसका कोई भी मेरिट में रोल नहीं रहता है। तो ये चीज आपकी क्लियर हो जाती है, और सिलेबस में आपको ऑलमोस्ट क्लियर हो गया होगा। बाकी का ज्यादा डिटेल में आपको देखना है तो आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और कुछ चीजों को डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे एग्जामिनेशन निकलने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है। फर्स्ट स्टेप, जैसा कि मैंने आप सभी को सबसे पहले ही क्लियर कर दिया है कि यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना जो सिलेबस है वो सिलेबस आप सभी को देख लेना है। नंबर जो सेकंड पॉइंट आता है वो आता है पीवाईक्यू। पीवाईक्यू मोस्ट इंपोर्टेंट हिस्सा है। अगर आप पीवाईक्यू को इग्नोर करते हैं तो एग्जामिनेशन आपको इग्नोर कर देगा, यही रियलिटी है एसएससी की। एसएससी में बहुत सारी चीजें क्या है, 5-6 साल 7 साल 8 साल के बाद रिपीट होती रहती हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे जो रेगुलर रिपीट होते ही रहते हैं, 5-6 साल में, 4 साल में, कोई 3 साल में, इस तरीके से आपको क्वेश्चन कोई किसी एग्जाम में पूछ लिया, कोई किसी एग्जामिनेशन में। तो अगर आप यहाँ पे पीवाईक्यू से तैयारी करते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें पहले से ही कवर हो जाएंगी, और सबसे मेन चीज है कि आपको लेवल क्लियर होगा कि आपका जो लेवल है और एसएससी का लेवल है उसमें कितना डिफरेंस और आपको कितनी चीजें फिल करने की जरूरत है। उसके अकॉर्डिंग आप अपने माइंड को सेट कर पाएंगे और उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी भी कर पाएंगे। तो पीवाईक्यू मोस्ट इंपोर्टेंट हिस्सा है, इसे आपको इग्नोर नहीं करना है एट एनी कॉस्ट। अगर आपने इसे इग्नोर किया तो जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि एग्जामिनेशन आपको इग्नोर कर देगा। पीवाईक्यू के लिए अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एक दिशा पब्लिकेशन की बुक आप सभी को मिल जाती है, और ये आप सभी के लिए सीएचएसएल के लिए यहाँ पे 10th एडिशन आप सभी का लेटेस्ट यहाँ पे तैयार हुआ है। यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं। तो ये गाइड टू एसएससी आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड 3 ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट भी आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। साथ ही में इसमें सभी सब्जेक्ट आपके कवर होते हैं, चाहे कंप्यूटर नॉलेज, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग आप सभी का यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे अगर मोस्ट इंपोर्टेंट बात करें तो जैसे कि मैंने ऑलरेडी आप सभी को सब्जेक्ट बता दिए कि ये सभी सब्जेक्ट आपको, जैसे कि रीजनिंग हो गया, वर्बल नॉन वर्बल दोनों देखने के लिए मिल जाएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया। साथ ही में यहाँ पे डिटेल डिस्कशन फॉर ईच टॉपिक अलोंग विद द सॉल्व एग्जांपल आप सभी को देखने के लिए मिल जाते हैं। प्रैक्टिस एक्सरसाइज विद डिटेल सॉल्यूशन आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा। और यहाँ पे जो कंटेंट रहेगा पास्ट 5 ईयर का आप देख सकते हैं पेपर्स का, फ्रॉम 2015 से 2030 तक का जो इंक्लूडेड चैप्टर वाइज आप सभी को विद डिटेल सॉल्यूशन देखने के लिए मिल जाएगा। साथ ही में तो जनरल अवेयरनेस सेक्शन आप सभी को हैज बीन अपडेटेड विद द लेटेस्ट करंट अफेयर्स एमसीक्यू, यानी कि आप सभी का जो जनरल अवेयरनेस का सेक्शन है वो आपके जो लेटेस्ट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है उनके साथ अपडेट आप सभी को मिल जाएगा। साथ ही में यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बुक आप सभी को 3 ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड कराती है लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न के। तो ये सारी चीजें आप सभी को देखने के लिए मिल जाएंगी। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका कंटेंट यहाँ पे आप सभी को दे रखा है कि रीजनिंग में आपको कौन कौन से टॉपिक देखने के लिए मिलेंगे, वो सारी चीजें यहाँ पे डिटेल में दे रखी है। हर एक चीज आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगी, और किस तरीके से इन्होंने सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रखे हैं वो भी देख सकते हैं। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का ये टॉपिक है, और किस तरीके से सॉल्यूशन दे रखे हैं वो सारी चीजें आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती हैं। तो इस तरीके की ये बुक आपको मिल जाती है जो कि आपके एग्जामिनेशन में आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगी। पीवाईक्यू भी आपका क्लियर हो जाएगा, साथ ही में आपका जो भी किस तरीके से किसी क्वेश्चन का आंसर निकल के आ रहा है वो सारी चीजें आप सभी की यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। तो इस बुक का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप बुक को ऑर्डर कर सकते हैं या नियर बाय बुक स्टोर से भी जाके परचेस कर सकते हैं और अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। अब यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 पे हम लौट के आते हैं। तो पॉइंट नंबर 3 जो आप सभी का आता है वो आता है मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट ये आपका आप सभी को पता है कि आप सभी के लिए बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट जो भी मेन टॉपिक है उन्हीं की तरफ मैं डायरेक्टली चल रहा हूँ। तो पीवाईक्यू आप सभी का यहाँ पे लेवल सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। फिर मॉक टेस्ट से क्या रहेगा, आपकी सारी चीजें जो भी आप पढ़ रहे हैं उसका रिवीजन होता चलेगा, और कौन सी चीज आपकी वीक है और कौन सी आपकी स्ट्रॉन्ग है वो आप सभी को बताता चलेगा। अब मॉक टेस्ट से होता क्या है, जनरली ये रहता है मैक्सिमम कैंडिडेट जो करते हैं, क्योंकि देखो मैक्सिमम का ही सिलेक्शन नहीं होता है, बहुत ही कम लोगों का सिलेक्शन होता है।
तो उसका रीजन ये है कि बहुत ही कम लोग इस चीज पे ध्यान देते हैं कि मॉक टेस्ट पे। मॉक टेस्ट लगाने वाले कैंडिडेट की संख्या तो बहुत ज्यादा है, लेकिन सही तरीके से मॉक टेस्ट लगाने वाले कैंडिडेट की संख्या कम है। वो कैसे, समझाता हूं। देखो, मॉक टेस्ट में होता क्या है कि मॉक टेस्ट हमने लगाया, उसमें 100 क्वेश्चन आप सभी से पूछे जा रहे हैं। 100 क्वेश्चन में से हमने देखा कि हमने 70 क्वेश्चंस के तो आंसर दे दिए, लेकिन यहाँ पे 30 क्वेश्चंस के आंसर हम नहीं दे पाए। अब 30 क्वेश्चन हमने छोड़ दिए या गलत लगाए, वो एक अलग सब्जेक्ट है, लेकिन 70 क्वेश्चन हमारे सही हैं और 30 क्वेश्चन हमारे गलत हैं। अब यहाँ पे जनरली हम यही करते हैं कि 70 क्वेश्चन हमारे सही हो गए और हम अगला मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर देते हैं, और ये जो 30 क्वेश्चन आपसे गलत हुए हैं इनकी तरफ हमारा ध्यान होता ही नहीं है। अगली बार भी अगर ये आपके मॉक टेस्ट में दोबारा से रिपीट होंगे तो फिर से यही क्वेश्चन आप सभी का गलत होगा, और सेम इसी तरीके से अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपसे एग्जामिनेशन में पूछा तो वो भी क्वेश्चन आपका गलत होगा। तो मॉक टेस्ट लगाना ना लगाना फिर इस स्थिति में सिचुएशन में हो जाता है बेकार। आप लगाओ ना लगाओ उसका कोई फायदा नहीं है। अगर मॉक टेस्ट लगाना है तो मॉक टेस्ट लगाने का सबसे मेन तरीका यही है कि आपने 100 क्वेश्चन लगाए, 70 के आपने सही आंसर दिए लेकिन 30 के आंसर नहीं दिए। अच्छी बात है कि 70 के आपने आंसर दिए, आपको 70 के आंसर आने चाहिए और आ रहे हैं। और यहाँ पे सबसे मेन चीज ये है कि आपको तुक्केबाजी नहीं करनी है कभी भी। मॉक टेस्ट में तुक्केबाजी करोगे तो कभी भी एनालिसिस नहीं कर पाओगे। खुद का मतलब खुद का लेवल क्या है वो आपको कभी नहीं पता चलेगा, और खुद का ही नहीं पता है तो फिर तो एग्जामिनेशन में डूबना तय है। यहाँ पे क्या है, जो 30 क्वेश्चन के आप आंसर नहीं दे पाए हो, ये 30 क्वेश्चन आपको आते नहीं है और इनको ही पूरा उधेड़ देना है कि ये 30 जो क्वेश्चन है कौन कौन से टॉपिक से आ रहे हैं, कौन से सेक्शन से हैं, वो आप सभी को देखने हैं। भाई पहले कैटेगराइज करो कि मैथ के कितने क्वेश्चन आपके रह रहे हैं, रीजनिंग के कितने हैं, इंग्लिश के कितने हैं और जीके के कितने हैं। फिर आपको क्या करना है, उनमें टॉपिक वाइज आप सभी को चला जाना है कि भाई पता चला कि यहाँ पे जीके के 2 क्वेश्चन आए जो कि पॉलिटी वाले सेक्शन से थे। अब पॉलिटी में पता चला कि यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स के क्वेश्चन यार मेरे से गलत हो रहे हैं। अब एक ही बार में जब आपसे पहला मॉक टेस्ट दिया तो यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स आपने खोल लिया, और खोलने के बाद पूरा फंडामेंटल राइट्स यहाँ पे निपटा दिया। अगली बार जब भी कोई क्वेश्चन फंसेगा तो आपसे गलती होगी नहीं, और गलती होगी तो फिर दोबारा से फंडामेंटल राइट्स हमें देखने। इस तरीके से क्या होगा, एक एक टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा, कोई भी टॉपिक आपका बचेगा नहीं। ना तो आपको ये याद करने की जरूरत है कि कौन सा टॉपिक मैंने कंप्लीट किया है, कौन सा नहीं किया। ये आप सभी को बता देगा। आपका हर एक मॉक टेस्ट आप सभी को याद दिलाता रहेगा कि भाई तेरा ये वाला मॉक टेस्ट, ये वाला टॉपिक अभी इनकम्प्लीट है, और वही टॉपिक आपको कंप्लीट करते हुए चलना है। यानी कि 1 घंटा अगर हमें मॉक टेस्ट में देना है तो 2 घंटे आपको उसे एनालिसिस में देने पड़ेंगे, और ये 3 घंटे का ही पूरा बंडल इस तरीके से तैयार होता है, और मॉक टेस्ट इसी तरीके से काम करता है। तो ये जो 2-3 चीजें हैं वो मैंने आपको पहले सबसे पहले क्लियर कर दी। इसके अलावा देखो मैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ चलता हूं। पॉइंट नंबर 4, बहुत सारे कैंडिडेट, मैक्सिमम कैंडिडेट तो इसमें ध्यान देते ही नहीं है, जिसकी वजह से अपना भी सिलेक्शन रुका था। अदरवाइज हो सकता है कि आज हम भी किसी अच्छे डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे होते। वो है टाइपिंग। होता क्या है कि जब भी हम सीएचएसएल का फॉर्म भरते हैं, खास करके नए कैंडिडेट जिन्हें नॉलेज ही नहीं होती, वो क्या करते हैं, फॉर्म अप्लाई कर दिया और रिटन एग्जामिनेशन की तैयारी शुरू। रिटन एग्जामिनेशन की तैयारी के साथ साथ होता क्या है कि रिटन एग्जामिनेशन तो अच्छी खासी तैयारी हो जाती है और रिटन एग्जामिनेशन ईश्वर की कृपा से निकल जाता है, लेकिन पूरी कृपा अटक जाती है टाइपिंग पे आके। ना तो किसी ने बताया था और ना उन्होंने जानने की इच्छा रखी। इसी की वजह से अच्छे खासे मार्क्स आने की वजह से भी बच्चा टाइपिंग में डिस्क्वालीफाई हो जाता है और फाइनल सिलेक्शन नहीं ले पाता है। जब हमें पता है कि यहाँ पे रिटन एग्जामिनेशन के साथ साथ हमारी टाइपिंग होनी है, तो इस पे भी हमें फोकस करके चलना है। स्टार्टिंग में मैं नहीं कहता कि आप इसे टॉप प्रायोरिटी पे रखो, टॉप प्रायोरिटी आपका रिटन एग्जामिनेशन रहे, लेकिन नंबर 2 प्रायोरिटी आपकी टाइपिंग होनी चाहिए, और नॉर्मल टाइपिंग। क्योंकि अगर आपने सपना पाल लिया है कि अगर मुझे सीएचएसएल क्रैक करना है तो सीएचएसएल के लिए टाइपिंग भी करनी पड़ेगी, ये चीज दिमाग में क्लियर रखो। तो टाइपिंग की तैयारी भी अपनी एग्जामिनेशन की तैयारी के साथ साथ ही नॉर्मल स्टार्ट कर दो। घंटे, 1 घंटे, आधा घंटा, जितना समय मिल पाए उधर टाइपिंग करते रहो, जिससे कि आपका नॉर्मल प्रैक्टिस हो जाए, और जब आपका प्री के बाद मेन आराम से निकल जाए, मेंस एग्जामिनेशन के बाद आराम से बहुत अच्छे तरीके से डेडिकेशन के साथ तैयारी करके आराम से अपना काम हो जाएगा। तो यहाँ पे रिटन एग्जामिनेशन भी हो जाएगा, टाइपिंग हो जाएगा, तो आपको आराम से यहाँ पे नौकरी भी मिल जाएगी। क्योंकि कोई एक स्टेज आपको नौकरी नहीं दिलवा पाएगी, सभी स्टेज हमारे लिए समान है, तो हमें सभी की तैयारी बराबर से करनी पड़ेगी। और जैसा कि मैंने आप सभी को पहले ही कहा कि देखो आज के टाइम में क्या है, 150 160 आराम से कट ऑफ आपकी जा रही है, आप सभी को पता है। लास्ट ईयर भी काफी हाई आपकी कट ऑफ गई थी, तो 147 से मुझे जज मत करना। 174 जो मार्क्स है मेरे 9 साल पहले के हैं, और 9 साल पहले की स्थिति क्या है आप सभी को अच्छे से पता है। 9 साल पहले आपके पास जो संसाधन है वो हमारे पास संसाधन नहीं थे। उस टाइम इतना स्कोर करना भी ठीक ठाक ही स्कोर हुआ करता था, और उसी से मेरा टाइपिंग के लिए क्वालिफाई हुआ था, जो कि मैं टाइपिंग में डिस्क्वालीफाई हो गया था। तो बहुत सारे एग्जामिनेशन निकले लाइफ में, लेकिन लैक ऑफ गाइडेंस ने ही डुबा के रखा।
खास अगर इतनी जैसे आज के टाइम में सुविधाएं हैं कि हर एक चीज के लिए पहले से ही कट ऑफ वगैरह सारी चीजें पता चल जाती हैं, वो पेपरों में ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती थी, बुक्स में ढूंढने की जरूरत पड़ती थी। लेकिन आज के टाइम में हर एक चीज आप सभी को वीडियो या किसी ना किसी माध्यम से आपको इजीली मिल जाती है घर बैठे। और ये अगर आपको सुविधा मिल रही है तो इसका भी आपको फायदा उठाना है और आगे बढ़ते रहना है। उम्मीद करता हूँ चीजें आप सभी को क्लियर हुई होंगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें ताकि मैक्सिमम कैंडिडेट इसके बारे में अवेयर हो पाए और अपनी तैयारी कर पाए। रेगुलर ऐसी अपडेट मिलती रहेंगी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।